हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निराम्या 7। आज अपने इस वीडियो में मैं आपको अस्थमा या जिसको हम दमा भी कहते हैं उससे जुड़ी कुछ बातें बताऊंगी और उसमें दी जाने वाली उन होम्योपैथिक दवाइयों के नाम बताऊंगी जिनका हमने अस्थमा के केसेस में बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखा है। तो यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ उसे लाइक करना ना भूलें और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। लंग या फेफड़ों का काम होता है गैसेस एक्सचेंज करना। जो फ्रेश एयर हम लेते हैं, जो इनहेल करते हैं, उसमें ऑक्सीजन होती है। वो हमारे ट्रैकिया से ब्रोंक्यूल्स के थ्रू एल्वियोलस में जाती है और एल्वियोलस में गैसेस का एक्सचेंज होता है। जो ऑक्सीजन है वो ब्लड में जाएगी और इम्प्योर ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलस में वापस आएगी, जो कि ब्रोंक्यूल्स के थ्रू ट्रैकिया से हम एक्सेल बाहर निकाल देते हैं। अब अस्थमा में इन्हीं ब्रोंक्यूल्स में सूजन आ जाती है और इसी सूजन की वजह से जो म्यूकस है वो ज़्यादा बनने लगता है। अब जब म्यूकस ज़्यादा बनने लगेगा तो जो वो पैसेज है वो पतला हो जाता है, नैरो हो जाता है, जिसकी वजह से यदि आप सांस लेंगे या सांस छोड़ेंगे तो आपको एक व्हीजिंग साउंड सुनाई देगी, जैसे कि पतली सी नली में कोई हवा जा रही है या फिर वो बाहर आ रही है। उसकी वजह से ही आपको छाती में भारीपन लगता है या फिर सांस लेने में दिक्कत होती है और उस कफ को बाहर निकालने की कोशिश में, जो म्यूकस जमा है उसको बाहर निकालने की कोशिश में ही आपको बार बार खांसी आती है। क्या कारण होते हैं अस्थमा के? तो फर्स्ट इज जेनेटिक। आपकी फैमिली में से किसी को कभी अस्थमा हुआ है या फिर आपके पेरेंट्स को अस्थमा की दिक्कत है। सेकेंड इज आपको बचपन में कोई एटोपिक डर्मेटाइटिस, एक्जिमा जिसे हम कहते हैं, या फिर कभी कोई एलर्जी की प्रॉब्लम रही है। थर्ड इज ओबेसिटी। जो लोग मोटे होते हैं उन लोगों में भी अस्थमा की दिक्कत ज़्यादा होती है। फोर्थ इज लो बर्थ वेट बेबी या फिर प्री मैच्योर बेबी। जो बच्चे लो बर्थ वेट के होते हैं या फिर प्री मैच्योर हो जाते हैं उनमें भी अस्थमा की दिक्कत ज़्यादा देखी गई है। या फिफ्थ इज स्ट्रेस या एंजाइटी। जो लोग ज़्यादा स्ट्रेस या एंजाइटी लेते हैं तो उन लोगों में भी अस्थमा की दिक्कत ज़्यादा देखी गई है। अस्थमा के सिम्टम्स कई बार किसी चीज़ के कांटेक्ट में आने से एकदम से बढ़ जाते हैं। हम उसको ट्रिगरिंग फैक्टर्स कहते हैं। ये ट्रिगरिंग फैक्टर्स हर किसी में डिफरेंट होते हैं। ये ट्रिगरिंग फैक्टर्स कुछ भी हो सकते हैं, चाहे वह एलर्जिक हो, चाहे नॉन एलर्जिक, चाहे ऑक्यूपेशनल हो, चाहे एक्सरसाइज इंड्यूस्ड हो। तो आपको इन ट्रिगरिंग फैक्टर्स का ध्यान रखना है कि आपके जो अस्थमा के सिम्टम्स हैं वो किस चीज़ से बढ़ रहे हैं और उन चीज़ों को अवॉइड करना है, उन चीज़ों से दूर रहना है। ये ट्रिगरिंग फैक्टर्स समय के साथ साथ चेंज भी हो जाते हैं। अब ये एलर्जी में, चाहे आपको किसी भी तरह से कोई एलर्जी हो, चाहे वो डस्ट से हो, चाहे माइट्स से, चाहे पोलन से हो ट्रीज के, या फिर वीड्स से। नॉन एलर्जिक में ये ट्रिगरिंग फैक्टर्स कोई केमिकल हो सकता है या फिर कोल्ड एयर हो सकती है या कोई क्लीनिंग एजेंट या आपका कोई टोबैको स्मोक, एयर पॉल्यूशन हो, या फिर कई बार ऑक्यूपेशनल होता है, जहाँ पे आप काम करते हैं वहाँ पर कोई ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से आपका जो अस्थमा है या जो सिम्टम्स हैं वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं, या फिर कोई वहाँ पर ऐसी डस्ट की वजह से बढ़ जाते हैं, या फिर एक्सरसाइज इंड्यूस अस्थमा। कुछ लोगों को अस्थमा के सिम्टम्स एक्सरसाइज करने के बाद भी एकदम से बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो मसल्स हैं, जो ब्रोंक्यूल्स की मसल्स हैं वो टाइट हो जाती हैं सूजन की वजह से, जिसमें कई बार एकदम से स्पाज्म आ जाता है और आपको जो सिम्टम्स है, जो खांसी है, जो सांस फूल रही है या फिर सांस लेने में दिक्कत हो रही है, वो एकदम से आपको सिम्टम्स बढ़ जाएंगे। अपने इस वीडियो में मैं आपको उन्हीं होम्योपैथिक दवाइयों के नाम बताऊंगी जिनका अस्थमा में हमने बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखा है। तो पहली मेडिसिन है आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम उन लोगों में दी जाती है
जिनमें लेटते ही एकदम से सफोकेशन लगने लगे या फिर खांसी आती है तो आती ही चली जाती है। मरीज बैठता है तो उसको आराम मिलता है। ये सब सिम्टम्स मिडनाइट में ज़्यादा बढ़ते हैं। तब हम ऐसे मरीज को आर्सेनिक एल्बम 30 पोटेंसी में 2-2 बूंदें दिन में 3 बार देते हैं। इसके साथ साथ इपिकॉक सेकेंड मेडिसिन है। इपिकॉक हम उन लोगों में देते हैं जिन लोगों में खांसी के साथ साथ वॉमिटिंग यानी कि उल्टी भी हो जाए, उल्टी में बलगम आए, पेशेंट को एकदम से सफोकेशन लगे, खांसी हो और उल्टी हो जाती है, छाती में भारीपन सा लगता है, बलगम फंसा हुआ लगता है, तब हम आर्सेनिक एल्बम के साथ साथ इपिकॉक 30 पोटेंसी में 2-2 बूंदे दिन में 3 बार देते हैं। थर्ड मेडिसिन इज कार्बोवेज। कार्बोवेज तब दी जाती है जब पेशेंट बहुत ही थका हुआ महसूस करे, हाथ पैर बिल्कुल ठंडे हो रहे हो, उस ठंडे होने के बावजूद भी पेशेंट ये चाहे कि उसके पास कोई बैठा रहे और ठंडी ठंडी हवा करता रहे, तब ऐसे मरीज को कार्बोवेज दी जाती है। कार्बोवेज की भी 30 पोटेंसी की 2-2 बूंदें आप दिन में 3 बार दीजिए। फोर्थ मेडिसिन इज नेट्रम सल्फ। नेट्रम सल्फ तब दी जाती है जब किसी मरीज के सिम्टम्स या तो सी शोर पे या फिर डैम्प वेदर से एग्रवेट होते हों, बढ़ते हों, और ये जो अस्थमा के सिम्टम्स हैं उसके अर्ली मॉर्निंग 4 to 5 o'clock के बीच में उसके एकदम से सिम्टम्स बढ़ने लगें, तब ऐसे मरीजों को नेट्रम सल्फ 30 पोटेंसी में 2-2 बूंदें दिन में 3 बार दीजिए। इन दवाइयों के साथ साथ नेट्रम सल्फ 1 ml या फिर मिडोराइनम 1 ml एज एन इंटरकरेंट रेमेडी भी दी जाती है। मतलब आप पेशेंट के सिम्टम्स के अकॉर्डिंग उनको नेट्रम सल्फ 1 ml 15 दिन में रिपीट करिए या फिर मिडोराइनम 1 ml की 1 डोज आप उनको 15 दिन में रिपीट कर सकते हैं। अब इन दवाइयों के साथ साथ 2 ऐसे मदर टिंचर हैं जो कि अस्थमा के जो एक्यूट सिम्टम्स होते हैं उनको ठीक करने में उनका बहुत ही अच्छा रोल है। तो पहली मेडिसिन है ब्लाटा ओरिएंटलिस। ब्लाटा ओरिएंटलिस के मदर टिंचर की 10-10 बूंद आप आधे कप पानी में मिलाइए और उसी पानी में आप पोथोस फिटिडस पोथोस की भी 10 बूंदें आप उसी पानी में डालें और पी लीजिए। ऐसा आप एक बार सुबह करें, एक बार दोपहर को करें और एक बार शाम को करें। इन दवाइयों को लेने के बाद आपको अस्थमा के सिम्टम्स में तुरंत आराम मिलने लगेगा। तो मैं इसी तरीके के वीडियो आपके लिए लेकर आती रहूँगी। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें।